आई हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको ये पैटर्न अच्छा ना लगे, वीडियो अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर अपनी राय अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में आदिकाल का आरंभ कब से माना जाता है? 4 विकल्प है। 4 विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आंसर अपना लिख सकते हैं। क है, ख है, ग है या घ है। नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। हिंदी साहित्य में आदिकाल का आरंभ 11वीं शताब्दी से माना जाता है। 11वीं शताब्दी से। जो आदिकाल है वो 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक चला था, यानी कि आदिकाल का जो समय है वो 11वीं से 14वीं शताब्दी है। ठीक है। अगला है, आदिकालीन साहित्य को आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया था? आदिकालीन साहित्य को आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया था, हमें ये बताना है। और 4 विकल्प है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। इनमें से सही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो आदिकाल नामकरण है आदिकाल का वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया, आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा? वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। आगे है, आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल का आरंभ कब से माना है? आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल का आरंभ कब से माना है, देखते हैं। सही उत्तर है इसका संवत 1050 से 1375। संवत 1050 से संवत 1375 का जो समय है वो वीर गाथा काल कहा गया इस काल को। और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला है, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? आदिकाल का आरंभिक काल कहने वाले विद्वान हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। क्या कहा है? आरंभिक काल। देखो ये आदिकाल का नामकरण है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया आदिकाल का। हमें पता होना चाहिए कि कौन से विद्वान ने क्या नाम दिया है आदिकाल को, तो आप इनको याद कीजिए। अगला है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? हिंदी साहित्य का आरंभ मैंने अभी बताया था कि 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। क्या है? 10वीं शताब्दी। सही उत्तर क्या है? 10वीं शताब्दी। आगे है, आदिकाल को सर्वप्रथम चाणकाल किस विद्वान ने कहा था? आदिकाल को चाणकाल सबसे पहले किस विद्वान ने कहा, ये प्रश्न बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रियर्सन। ग्रियर्सन जी ने सर्वप्रथम आदिकाल को चाणकाल कहा था। आगे है, आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? बीज वपन काल किसने कहा है? किसने कहा है? पता है तो बताइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। सही उत्तर होगा राहुल सांस्कृत्यायन। क्या होगा? राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है। आगे है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम देने वाले विद्वान है कौन? राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत नाम दिया था। आगे है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया? देखो वीर काल आ चुका, आरंभिक काल आ चुका, चाणकाल, संधिकाल और चाणकाल बचा है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया था आदिकाल को? संधि व चाणकाल। क्या नाम दिया? संधि व चाणकाल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल भी कहा है और चाणकाल भी कहा है, दोनों नामकरण किए हैं। ठीक है। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था, वीर काल का भी बताएंगे। और चाणकाल ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, इन्होंने संधि और चाणकाल दोनों ही नामकरण किया है आदिकाल का। आगे है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संवत 750 विक्रम से संवत 1000 विक्रम को क्या नाम दिया है? ठीक है, ये बताना हमें। तो
क्या नाम दिया? जो 750 संवत्सर 750 से शुरू हुआ था और 1000 तक चला, इस दौरान जो नामकरण किया था वो क्या है? संधि काल है। संधि काल माना है इस समय को, 750 से 1000 संवत को जो काल है उसको संधि काल माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आगे है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारणकाल कब से कब तक माना है? देखो, जो संधि काल वो तो मान ले संवत 450 से 1000 संवत तक मान लिया है, लेकिन आगे का जो काल है चारणकाल जो बाकी बच गया उसको कब से कब तक माना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1000 संवत 1000 से 1375 माना। उत्तर सही इसका है, संवत 1000 से 1375। ठीक है। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर काल कहने वाले, अभी बताया था कि वीर काल किसने कहा है, आगे बताएंगे। वो आ गया है प्रश्न। आदिकाल को वीर काल कहने वाले विद्वान है विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद जी ने आदिकाल को वीर काल कहा है। क्या कहा है? वीर काल। देखिए, ऐसे विद्यार्थी जो यूजीसी नेट या स्टेट या स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं और उनको किसी उत्तर का पता है, किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि कौन सा होगा। यदि सही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है, और मुझे भी पता लगेगा कि कौन से विद्यार्थी मुझे अच्छे से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आदिकाल को अपभ्रंश काल किस विद्वान ने कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले विद्वान कौन है? सही उत्तर क्या है इसका? बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले विद्वान है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आदिकाल में किस मत का साहित्य कम लिखा गया था? सबसे कम लिखा गया साहित्य कौन सा है आदिकाल में? तो सही उत्तर होगा वैष्णव साहित्य। जो वैष्णव साहित्य है वो आदिकाल में सबसे कम लिखा गया था। सिद्ध साहित्य भी काफ़ी मात्रा में लिखा गया, जैन साहित्य भी और बौद्ध साहित्य भी लिखा गया, लेकिन सिर्फ वैष्णव साहित्य बहुत ही कम लिखा गया है। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक रचना कौन सी है? आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक रचना, सही उत्तर क्या है? बीसल देव रासो। जो बीसल देव रासो है ये आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक रचना है। इसके बारे में 4-5 बातें बता रही हूँ जो खास है, उनको आप नोट कर लीजिए कि बीसल देव रासो, इसके जो रचयिता है वो नरपति नाला है, और इसका जो रचना काल है वो संवत 1212। ध्यान रखिए, संवत 1212 है। ठीक है। और विग्रहराज चतुर्थ जो अजमेर के शासक थे वो इसके नायक हैं। उन्हीं को बीसल देव कहा गया है, विग्रहराज चतुर्थ जो अजमेर के शासक हैं। और जो बीसल देव रासो है ये 4 खंडों में है। 125 छंदों की प्रेम परक रचना है। क्या है? 125 छंदों की प्रेम परक रचना है। आगे है, परमाल रासो किस प्रकार का काव्य है? परमाल रासो किस प्रकार का काव्य, ये बताना है। तो सबसे पहले परमाल रासो किसकी रचना है ये जानिए। यदि आपको पता है जल्दी से बताइए। परमाल रासो के रचयिता कौन है? मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए। चलो मैं बता देती हूँ। परमाल रासो के रचयिता है जगनिक, जो चंदेल वंशी राजा परमिंद्र देव के दरबारी कवि थे। परमाल रासो, इसमें अलाउद्दीन की वीरता का वर्णन है, और जो इसका रचनाकाल है वो 13वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ठीक है। तो जो परमाल रासो है किस प्रकार का काव्य, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वीर काव्य है। ये क्या है? वीर काव्य है। आगे है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानने वाले विद्वान कौन है? रसिक से मानने वाले विद्वान कौन है? देखो, ये कई विद्वान है जिन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति, किसी ने रासक से मानी है, किसी ने रामायण से मानी है, किसी ने राजयश से मानी, किसी ने राजसूय से मानी है। तो ये रासो की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, ये प्रश्न अवश्य आता है परीक्षा में। इसको आप ध्यान से देखिए, और जिस विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति जिस शब्द से मानी है उसको आप लिख लीजिएगा। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानने वाले विद्वान कौन है? रसिक से मान, ध्यान रखना किससे मानने वाले? रसिक से। रसिक से मानने वाले विद्वान है नरोत्तम स्वामी। कौन है? नरोत्तम स्वामी। अगला है, कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता, सही उत्तर क्या है? सारंगधर। कौन है? कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता सारंगधर है। आगे है, गार्सा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है?
फिर से आ गया है कि रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई गार्हस्थ्यतासी के अनुसार, तो सही उत्तर होगा राजसूय। राजसूय से गार्हस्थ्यतासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। आगे है, रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन है? किससे? रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन है? और इसका सही उत्तर है, इन 4 विकल्प में से कौन सा सही उत्तर है? यदि पता है तो बता सकते हैं, अन्यथा मैं बताती हूँ। रहस्य से मानने वाले विद्वान है काशी प्रसाद जायसवाल व श्यामल दास। दोनों विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। किससे मानी है? रहस्य से मानी है। आगे है, आदि पुराण किसकी रचना है? क्या है? आदि पुराण। आदि पुराण के रचयिता बताने हैं और इसका सही उत्तर क्या होगा? पुष्पदंत। पुष्पदंत जी की रचना है आदि पुराण। अगला प्रश्न आता है, रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन है? किस शब्द से? रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति किस विद्वान ने मानी है? इसका सही उत्तर है गै हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी? देखिए कई विद्वान आगे हैं, रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है, इस तरह का प्रश्न लेके। तो रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस शब्द से मानी है? सही उत्तर होगा रामायण। क्या होगा? रामायण। ठीक है, रहस्य भी आ चुका, रासक भी आ चुका, रसिक भी आ चुका, तो हमारा रामायण नहीं आया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किससे मानी है? रामायण शब्द से मानी है। ठीक है, अगला है, मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव नवल किशोर किस कवि को कहा जाता है? ऐसा कौन सा कवि है जिसे मैथिल कोकिल भी कहा गया है, अभिनव जयदेव भी कहा गया है, नवल किशोर भी कहा गया है? तो ऐसे कवि हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो, इसके बारे में आप सभी को पता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी की रचना है। चंद्रबरदाई जी पृथ्वीराज चौहान के मित्र और उनके दरबारी कवि थे। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 1149 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1192 ईस्वी में चंद्रबरदाई जी की मृत्यु हो गई थी। जो चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है वो 1343 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? माफी चाहूंगी, जो पृथ्वीराज रासो है इसकी रचना चंद्रबरदाई जी ने की थी। और ये शुक्ल ने इसे पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है। क्या माना है? प्रथम महाकाव्य माना है। और चंद्रबरदाई जी को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि कहा है। पृथ्वीराज रासो में 69 अध्याय हैं जिन्हें क्या कहा गया? समय कहा गया। कितने अध्याय हैं? 69, जिन्हें समय कहा गया है। और इसमें 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 68 छंदों का। ये वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है इस ग्रंथ में। चंद्रबरदाई की जो पृथ्वीराज रासो में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। और ये चंद्रबरदाई जी की मृत्यु के कारण अधूरा रह गया था पृथ्वीराज रासो, जिसे उनके पुत्र झल्लन ने पूरा किया था। चंद्रबरदाई जी के पुत्र झल्लन ने इसे पूरा किया था। ठीक है, अगला है, बिशलदेव की वीरता, पराक्रम एवं राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बिशलदेव रासो में किया है? तो सही उत्तर होगा नरपति नाला। यानी कि बिशलदेव रासो के रचयिता कौन है ये बताना है। क्या है इसका सही उत्तर? है नरपति नाला, जो हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। अगला है, पृथ्वीराज विजय किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? जयानक। जयानक कवि जी ने लिखा था पृथ्वीराज विजय है। पृथ्वीराज रासो की परिकल्पना आनंद संवत के रूप में किसने की है? पृथ्वीराज रासो की कल्पना आनंद संवत के रूप में किसने की है ये बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। किसने की है? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने की है पृथ्वीराज रासो की परिकल्पना आनंद संवत के रूप में। अगला है, हरिवंश पुराण किस कवि की रचना है? हरिवंश पुराण।
तो इसका सही उत्तर होगा कवि धवन। कवि धवन जी की लिखी हुई है हरिवंश पुराण। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम अगले प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। साथ ही मैं आपसे फिर निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। धन्यवाद।